हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज़, जो कि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड थर्ड सेम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम एक एक चैप्टर के सॉल्व करेंगे एवरी वीडियोज़ के अंदर। आज हम करेंगे जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन वाला जो एरिया है, उस पोर्शन में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की क्या क्या स्टेजेस होती है। तो जब भी क्वेश्चंस में आपको ऐसे पूछा जाए कि वुंड हीलिंग की स्टेजेस लिखे, तो उससे पहले आपको क्या लिखना है, वुंड हीलिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है हमको। यानी कि हम पहले थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर स्टेजेस लिखेंगे। तो इंट्रो के अंदर हम क्या लिखेंगे कि वुंड हीलिंग क्या होता है। वुंड हीलिंग एक बॉडी की प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होती है, जिसके अंदर बॉडी क्या करती है, जब भी कोई बॉडी के अंदर फिजिकल इंजरी हो जाती है, माइनर या मेजर इंजरी, तब बॉडी उस इंजरी के खिलाफ प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स देती है। लाइक चोट लग जाने पे जब ब्लीडिंग होती है तब बॉडी क्या करती है, क्लोट फॉर्मेशन कहते हैं, करती है, उसी को हम वुंड हीलिंग बोलते हैं। ठीक है, देन हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे वुंड हीलिंग की, कि एक अपनी बॉडी का रेस्पॉन्स होता है जो कि डेट जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, इंजर्ड टिश्यू या इंजर्ड ऑर्गन, उनको वापस रिस्टोर करती है, रिफॉर्मेट करती है, वापस पहले जैसा बनाती है, कुल मिला के ठीक करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। तो इसकी 4 स्टेज होती है: हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रिमॉडलिंग। सबसे पहली है हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस स्टेजेस क्या होती है, ये हीमोस्टेसिस जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज होती है वुंड हीलिंग की, जो कि 2 दिन तक रहती है। वुंड हीलिंग में जब हीमोस्टेसिस वाली कंडीशन या स्टेज आती है, तब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यानी कि जब फिजिकल इंजरी हो जाती है बॉडी के अंदर, कहीं चोट वोट लग जाती है, तब ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग। तो उस हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो कम से कम हो, यानी कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ब्लड लॉस कम से कम होता है। यही हमारी हीमोस्टेसिस की फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन सेकंड ये क्या काम करती है, हीमोस्टेसिस में सेकंड क्या होता है कि हीमोस्टेसिस के अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो थ्रोम्बस बनता है ना, वो इसके अंदर ही बनता है अपना हीमोस्टेसिस के अंदर। एंड जो ब्लड क्लॉट बनता है वो क्या करता है एक्चुअली, कि जो ब्लड लॉस हो रहा था उसको प्रिवेंट करता है, ब्लड लॉस को होने से। ठीक है, तो ये होता है हीमोस्टेसिस के अंदर कि क्लॉट फॉर्मेशन होता है, एंड जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाए, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है कुल मिला के हीमोस्टेसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारी ये इन्फ्लामेटरी स्टेज या इन्फ्लामेशन स्टेज। ये जो है सेकंड फेज है वुंड हीलिंग का। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी फैगोसाइटोसिक सेल होती है, फैगोसाइटिक सेल्स, वो क्या करती है, रिलीज करती है ऑक्सीजन स्पीसीज को। बेसिकली जो इन्फ्लामेशन वाली स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है कि जो WBC एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं वो हमारे वुंड के अंदर एंटर करते हैं, एंड वो एंटर करके क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं बाय क्लीनिंग बैक्टीरिया एंड डेब्रिस। ठीक है, बैक्टीरिया एंड डेब्रिस को क्लीन करके वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। देन हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे, जो कि हमारी प्रोलिफरेशन स्टेज। प्रोलिफरेशन स्टेज जो है वो फोकस करती है फिलिंग एंड कवरिंग दी वुंड, यानी कि वुंड को कवर करने में ये फोकस करती है। बेसिकली इसके अंदर जो लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं घाव भर जाना, वो घाव भर जाना जो स्टेज है वही है हमारी प्रोलिफरेशन। इसके अंदर घाव भर जाता है। जब हमारी चोट लगने के बाद में जब न्यू स्किन्स आती है रिपेयरिंग के बाद में, तब क्या होता है कि हल्की सी वो पिंकिश सी दिखती है, एंड लाइट लाइट रेड दिखती है कलर की। तो वो पिंक कलर की जो स्किन दिखती है, उस टाइम जो स्टेज अकर होती है वही होती है हमारी प्रोलिफरेशन। इसके अंदर जो होता है न्यू टिश्यूज जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, जहाँ पे वुंड घाव बना होता है। ठीक है, ये फेज़ अपने 4 से दिन से स्टार्ट होते हैं, 4 डे से, एंड लगभग 3 वीक तक चलती है ये, या उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता है। जो हमारी रीमॉडलिंग वाली स्टेज है वो लास्ट स्टेज है। इसके अंदर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, एंड जो न्यू टिश्यूज़ बने हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं एंड फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, एंड न्यू टिश्यूज़ के अंदर इलास्टिसिटी वगैरह सब वापस आ जाती है, जो पुराने टिश्यूज़ में जो पावर थी वो सब न्यू टिश्यूज़ के अंदर आ जाती है।
इसी के साथ हमारी वुंड हीलिंग का जो भी स्टेजेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली। एक क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब उसको स्टार्टिंग से हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के। इन्फ्लामेशन जो होता है वो एक बॉडी का रेस्पॉन्स होता है। इन्फ्लामेशन को कई लोग डिजीज बोलते हैं, बट ये एक डिजीज नहीं है, ये बॉडी की इम्यून सिस्टम का एक रेस्पॉन्स होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल स्टिमुलाई सच एज पैथोजन, डैमेज सेल, टॉक्सिन्स, कंपाउंड, इरिटेंट्स कुछ एंटर करता है, तब अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो एक रेस्पॉन्स करती है, उसी को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इसके अंदर होता यही है कि हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये एक बॉडी को हील कराने में हेल्प कराती है। जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस है वो अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसलिए ये एक वाइटल है अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए वाइटल होता है, यानी कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देन हम डेफिनेशन लिखेंगे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम कि इन्फ्लामेशन जो है वो क्या है, क्यों है, वो सब लिखेंगे। ऊपर देखा इंट्रोडक्शन के अंदर, वही हम डेफिनेशन के अंदर ही लिखेंगे, सेम ही होता है। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो इन्फ्लामेशन जो है वो 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो है वो वास्कुलर, देन सेलुलर रेस्पॉन्स, देन एक्सुडेट एंड लास्ट इज हीलिंग रेस्पॉन्स। सबसे पहले हम देखते हैं वास्कुलर रेस्पॉन्स। वास्कुलर रेस्पॉन्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल इंजरी होगी या टिश्यू इंजरी होगी, जो कि कॉज करेंगी दो कंडीशंस को, सेल डेथ एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। या तो वो इंजरी बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, मेजर इंजरी होगी, तब सेल डेथ हो जाएगी। एंड इफ़ वो माइनर इंजरी होगी तब क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण हैवी ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा सकेगा। अब सेकंड देखते हैं हम, सेल डेथ के बाद क्या होगा। सेल डेथ के बाद हमारे हिस्टामिन्स रिलीज हो गए, देन वेसो डायलेशन होगा, जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स वो डायलेट होगी, देन हाइपरसीमिया होगा। हाइपरीमिया के कारण जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण एक्जुडेट्स फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमारा सेकंड रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा, जो कि होगा हमारा सेलुलर रेस्पॉन्स। सेलुलर रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, सेल इंजरी कॉज सेलुलर रेस्पॉन्स। जो सेल इंजरी होगी वो सेलुलर रेस्पॉन्स को कॉज करेगी, जो कि 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज कीमोटैक्सिस एंड सेकंड इज मार्जिनेशन डाइपेडेसिस ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट्स। ये दोनों मिलके माइग्रेशन ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट्स टू इंजरी साइट करवाएंगे, यानी कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी की जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो डब्ल्यूबीसी है वो इंजरी साइट पे आके माइग्रेट होगी, एंड वो 3 कंडीशन को कॉज करेगी। सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट्स एंड जो लिम्फोसाइट्स है, तीनों डब्ल्यूबीसी अलग अलग रेस्पॉन्स करेंगी। न्यूट्रोफिल्स जो है वो सेलुलर एक्सुडेट रेस्पॉन्स करेंगी, लिम्फोसाइट जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स कराएंगी, एंड जो मोनोसाइट्स है वो सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स कराएंगी, यानी कि सबसे पहले वो मैक्रोफेजेस करेंगी, देन फैगोसाइटोसिस करेंगी, देन लास्ट वो सेलुलर एक्सुडेट रेस्पॉन्स करवाएंगी। अब हम चलते हैं एक्सुडेट फॉर्मेशन पे। एक्सुडेट फॉर्मेशन इज द कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, यानी एक्सुडेट फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भर जाता है इन्फ्लामेशन के टाइम। इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, हेमरेज एंड दूसरा फाइब्रोसिस। देन थर्ड टाइप इज पुरुलेंट, फोर्थ इज कैटेड्रल एंड फिफ्थ इज सीरियस फ्लूइड, एंड द लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन इज हीलिंग रेस्पॉन्स, जिसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है अब वो हील कराएगा। हीलिंग रेस्पॉन्स में 2 कंडीशंस होती है, एक तो जो टिश्यूज थे वो पूरा रिपेयर हो जाएंगे या फिर रीजनरेट हो जाएंगे। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर क्या होगा, जो सेल्स या टिश्यू लॉस्ट हो गए हैं इंजरी के कारण, उसका रिप्लेसमेंट किससे होगा, सम टाइप ऑफ सेम सेल्स या टिश्यूज से, यानी कि उसी सेल या लाइक कोई ए या बी सेल थी, डैमेज हो गई, अब क्या करेंगे, दूसरी ए और बी सेल्स जो है वो रीजनरेट करेगी वहीं पे। दूसरी तरफ रिपेयर में क्या होगा, अगर कोई ए सेल डैमेज हो गई तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, बी सेल्स लगाएंगे, समझे, मतलब कि रीजनरेशन में वही सेल वापस आ जाएगी, लेकिन रिपेयर के अंदर क्या होगा, लॉस्ट सेल वापस नहीं आएगी, उल्टा क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो वापस वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस था रीजनरेशन में एंड रिपेयर में। इसी के साथ हमारा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी होता है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने 4 स्टेजेस देखी थी।
इन्फ्लामेशन के अंदर हमने 4 देखी थी स्टेजेस, वैस्कुलर, सेलुलर, एक्सुडेट, फॉर्मेशन, हीलिंग, रेस्पॉन्स। वास्कुलर के अंदर क्या होता है, वैसे कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह हुआ था सेल इंजरी के बाद में। सेलुलर रेस्पॉन्स में क्या होता, सेल को वापस रीजनरेट करने के लिए हमने क्या क्या किया था, WBCs वगैरह आके माइग्रेट हुई थी वहाँ पे, WBC के तीनों टाइप्स मिल के काम किया था उन्होंने। देन एक्सुडेट फॉर्मेशन यानी कि फ्लूइड जो था वो इकट्ठा हो गया था। देन हीलिंग रेस्पॉन्स में रिपेयर एंड रीजनरेशन हमने देखा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेन दी प्री ऑपरेटिव केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है, यानी कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को क्या क्या प्रिपेयर किया जाए, ऑपरेशन से पहले या सर्जरी से पहले क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है, उसी को हम प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस बोलते हैं। डेफिनेशन और इंट्रो में यहाँ पे इतना ही लिख रखा है कि जब पेशेंट को ऑपरेट किया जाए या उसकी सर्जरी होनी हो, उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है हमें OT वगैरह के अंदर, उसी को हम प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस बोलते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट आया, उसकी हिस्ट्री का कलेक्शन लिया जाएगा सबसे पहले, क्या क्या उसके पास हिस्ट्री है, क्या क्या उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, एज वगैरह, उसके जेंडर वगैरह सब नॉर्मल बायोडाटा लिया जाएगा। उसके कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई डिजीज़ तो नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उसको कोई एलर्जीज वगैरह नहीं हो रखी है। कुल मिला के उसका पूरा बायोडाटा लिया जाएगा हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंटेड बायोडाटा लिया जाएगा। देन हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट जो है हमने फंडामेंटल के अंदर पढ़ रखा है कि असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से किया जा सकता है, वो सब हम पेशेंट असेसमेंट के अंदर करेंगे। उसके वाइटल साइंस को चेक करेंगे, उसके जितने भी सिस्टम्स है उनको हम स्टडी करेंगे, असेस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर सर्जरी। सर्जरी को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब वहाँ पे जहाँ पे सर्जरी होनी है वहाँ पे ला के रखेंगे। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, जनरल एनेस्थीसिया उसको लगने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले कि स्टॉप ड्रिंकिंग टू मच एंड ईटिंग, क्योंकि सर्जरी से पहले एंड बाद में कुछ टाइम के लिए फूड को अवॉइड किया जाता है एंड ड्रिंकिंग को भी अवॉइड किया जाता है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। देन बाथ और क्लीन, जो पेशेंट को है वो प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन करना पड़ता है, हमें उसके कहीं पे हेयर्स वगैरह ग्रोथ हो रखे तो उनको भी क्लीन किया जाएगा। देन हम पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे, एक्सरे करवाएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG वगैरह करवाएंगे उसकी। समटाइम पेशेंट में आस्क भी टेक एनिमा। कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोसीजर के अंदर हम पेशेंट को एनिमा प्रोवाइड कराते हैं सर्जरी से पहले, ताकि उसका जो बावेल है वो एम्प्टी हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। डू नॉट वियर मेकअप, यानी सर्जरी के टाइम मेकअप वगैरह नहीं करना है, नेल पॉलिश को क्लीन रखना है, जो लेडीज़ वगैरह स्टाफ होती है उनको नेल पॉलिश अवॉइड करनी है, नेल्स जो है वो छोटे रखने हैं, आई कॉन्टैक्ट्स वगैरह वियर नहीं करने हैं हमको, ठीक है। तो ये सब ज्वेलरी वगैरह भी होती है जो अवॉइड करनी है, रिमूव करनी है हमको, ये सब रहते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस के अंदर। देन हम स्किन प्रिपरेशंस के लिए क्या करते हैं, लोकल सर्जरी एंड जनरल सर्जरी के अंदर, तो जब लोकल सर्जरी करने जाते हैं तब हम अल्कोहल से क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, हैंड रब का यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर्स का यूज़ करते हैं। एंड जब जनरल सर्जरी के लिए हम जाते हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लाइक हमको ड्रिंकिंग ईटिंग अवॉइड करनी पड़ती है बिफोर सर्जरी। बाथ यानी स्नान वगैरह करना होता है, सेव करना पड़ता है एरिया को। देन अंडरगो वेरियस लाइक टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे, ECG वगैरह हमको करवानी पड़ती है, ठीक है। तो ये थी हमारी पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट 3 है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज का लेक्चर होता है हमारा फिनिश। इंट्रोडक्शंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करवा दिए है। ये जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के जो अबाउट वाले ऑप्शंस है उसके अंदर मिल जाएगा, या आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।